नमस्कार, एड्यूसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी या फिर अध्याय 12 विद्युत। विद्युत के उपकरण आप सभी देखते हैं। विद्युत का आधुनिक समाज में आप सभी जानते हैं एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों के लिए एक सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। लेकिन जब भी हम विद्युत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं, जैसे कि विद्युत किससे बनती है, किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है, वह कौन से कारक हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं तरह के प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक, आज के विषय हमारे क्या-क्या हैं। सबसे पहले हम विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे विद्युत आवेश कैसे परिपथ के अंदर एक जगह से दूसरी जगह बहता है। जब वह विद्युत आवेश बहता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। जब विद्युत धारा बहती है तो वह एक जगह से दूसरी जगह किस कारण से बह रही है, वह विद्युत विभव एवं विभवांतर से जानेंगे तथा विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले अलग अलग तरह के प्रतीक को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आज का टॉपिक विद्युत आवेश। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, विद्युत आवेश जो है हमारा दो तरह का होता है। एक होता है धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है हमारे पास ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, परमाणु के अंदर दो भाग होते हैं। एक होता है उसका न्यूक्लियस, बीच का नाभिक, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं धुरी के अंदर उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा है, न्यूक्लियस के अंदर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, हमारा ऋण आवेश होता है। जब हमने विद्युत को पढ़ना स्टार्ट किया, जब हमने विद्युत को समझना शुरू किया, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की परिभाषा नहीं थी, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे। तब हमने जब विद्युत आवेश को समझाया तो हमने क्या कहा, जब भी किसी चालक के अंदर धन आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर बहता है तो हम क्या कहते हैं कि उस चालक के अंदर विद्युत धारा यानी कि करंट बह रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा तो हमने देखा कि विद्युत जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का रिजल्ट है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर में एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तब हम कहते हैं कि जो विद्युत धारा है वह एक जगह से दूसरी जगह पर बह रही है। अभी तक हम जल के बहने को या फिर वायु के बहने को समझते थे। आज हम समझेंगे कि विद्युत आवेश जब बहता है तो उसे हम विद्युत धारा किस प्रकार कहते हैं। एक सर्किट देखिए, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक लैंप दिया हुआ है, साथ में हमें क्या दिया हुआ है, बैटरी दी हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर एक पाथ को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन जो है इस बैटरी से मूव करना शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, धीरे 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 मूव करता हुआ वो लैंप तक पहुंचता है। फिर लैंप के एक छोर से, आपने देखा होगा लैंप के दो छोर होते हैं, लैंप के एक छोर से होता हुआ दूसरे छोर से जब निकलता है, वापस किस पर जा रहा है, बैटरी तक जा रहा है। इस तरह के जो सर्किट है, इस हमें क्या कहते हैं, ये बंद सर्किट है। इसके अंदर स्विच जो है बंद है। अब इसकी वजह से क्या होगा, लैंप जो है वो क्या हो जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा। प्रज्वलित होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं और जो विद्युत धारा है वो क्या कर रही है, बह। तो इससे हमें पता चलता है कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी सर्किट के अंदर, किसी परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, विद्युत आवेश फ्लो करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वह विद्युत धारा बह रही है। आइए समझते हैं विद्युत धारा के बारे में कुछ और चीजें। Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से डिफाइन किया गया कि किसी सर्किट के अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो हमें क्या डिफाइन करेगा, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करेगा। इसे हम कैसे कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट का मतलब ही हमारे पास ये है कि
इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कितने समय में फ्लो कर रहा है और कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज जो है ज्यादा फ्लो करेगा तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर हमारा चार्ज जो है वो कम होगा तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आइए आगे समझते हैं। अगर किसी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनका चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, किसी चालक के द्वारा जा रहे हैं, कंडक्टर का मतलब चालक, किसी टाइम टी में, तो करंट आई जो है वो हमारा उस चालक के थ्रू किसके बराबर होगा, आई इज इक्वल टू क्यू बटा में टी। आई इज इक्वल टू क्यू बटा में टी। ये हमें क्या दर्शा रहा है कि करंट अगर हमारे किसी चालक के अंदर Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा T टाइम में, तो हमारा जो करंट है वो कितना फ्लो करेगा, I फ्लो करेगा। अभी हमने समझा कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या ली जाती है, अपोजिट ली जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में ली जाएगी, इस डायरेक्शन में ली जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है हमारे पास और ये हमारी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, करंट आई की। अब हर चीज को मापने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक मात्रक होता है। सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्यू को किस मात्रक में मापते हैं। चार्ज को किस में मापा जाता है, कूलम में। अगर मैं कहूं एक कूलम की बात, अगर एक कूलम मैंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कूलम इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 6 गुना में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब बहते हैं तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो एक कूलम चार्ज जो है वो किसी वायर के अंदर 1 सेकंड के अंदर बह रहा है। अब हमें पता है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज के ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। और इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि ये जो चार्ज है वो हमारा क्या होता है, माइनस में होता है। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, हमने अब तक क्या क्या समझा। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, चार्ज जब किसी पर्टिकुलर टाइम टी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करता है तो हम क्या कहते हैं, करंट आई फ्लो कर रहा है। क्यू जो है वो हमारा चार्ज है, टी जो है वो हमारा क्या है, टाइम। चार्ज को किसमें मापा जाता है, टाइम। चार्ज को मापा जाता है कूलम में और टाइम को किसमें मापा जाता है, सेकंड के अंदर। आइए आगे समझते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर एसआई यूनिट ऑफ करंट। जैसे हमने पढ़ा कि चार्ज को मापने के लिए हमारे पास क्या होता है, मात्रक होता है, उसी तरह से करंट को मापने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, मात्रक होता है। करंट को किस यूनिट में मापा जाता है, अब मात्रक क्या है, जैसे आप लंबाई को मीटर में मापते हो या फिर भार को किलोग्राम में मापते हो, इसी तरह से चार्ज को कूलम में मापा जाता है और करंट को किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। ये क्या है हमारा एम्पियर करंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अब एम्पियर है क्या, एक एम्पियर वो करंट है जिसके अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड के अंदर। 1 एम्पियर कौन सा करंट है, जिसके अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं 1 एम्पियर एक ऐसा करंट है, 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर एक ऐसी विद्युत धारा है जिसके अंदर 1 कूलम चार्ज यानी कि 6 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर 1 सेकंड के अंदर मूव करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज जो है वो क्या कर गया है, हमारे सर्किट के अंदर या फिर हमारे परिपथ के अंदर फ्लो कर चुका है। चलिए आगे विद्युत परिपथ को जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले, विद्युत परिपथ को जानने से पहले हम देखते हैं कि विद्युत धारा को किस डिवाइस से मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, एमीटर के ऊपर ए प्रतीक बना हुआ है। ए प्रतीक का मतलब क्या है, हमने अभी देखा कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इसलिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो एमीटर जो है वो क्या दर्शाता है कि किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जैसे विद्युत धारा जो है वो कितनी फ्लो कर रही है वो हमें इसी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। और विद्युत
जो हमारा एमीटर है उसे हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे अपने आगे के टॉपिक्स में। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि विद्युत एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। आइए विद्युत परिपथ के बारे में जानते हैं। एक ऐसा रास्ता जिसके द्वारा करंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करता है, वह क्या कहलाता है? हमारा विद्युत परिपथ कहलाता है। इस फिगर में देखिए, ये हमारे पास क्या दी हुई है? एक सेल दिया हुआ है, बैटरी दी हुई है। इस सेल से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे? हमेशा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ऐसे जाएगा। तो जो हमारा करंट है वो कहाँ से जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा कैसे ली जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में ली जाती है। तो देखिए, करंट जब फ्लो करना शुरू करता है इस डायरेक्शन से, ये हमारे पास बल्ब है। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा ए लिखा हुआ है। हमने अभी ए के बारे में पढ़ा। ए जो है वो हमारा किसका प्रतीक है? एमीटर का प्रतीक है। और ये हमारी क्या है? की क्या है? हमारा स्विच। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा? प्रज्वलित हो जाएगा, वो जल जाएगा। और जैसे ही स्विच को बंद कर दिया जाएगा, वैसे ही बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल से हम विद्युत के बारे में समझने की और कोशिश करते हैं। हमें उदाहरण में दिया गया है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में जब 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, अभी हमने पढ़ा था विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, 10 मिनट के लिए, समय हमें कितना दिया हुआ है? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? विद्युत धारा बताई हुई है और हमें समय दिया गया है, और हमें क्या बताना है कि कितना विद्युत आवेश जो है इसके अंदर बहता है। हमें क्या दिया गया है? हमें विद्युत धारा दी गई है 0.5 एम्पियर, और हमें क्या दिया गया है? समय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 10 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे? 600 सेकंड होंगे। अगर 1 मिनट के अंदर, इस प्रकार समझते हैं इसे, अगर हमें दिया हुआ है 1 मिनट के अंदर, 1 के अंदर अगर हमारे पास 60 सेकंड है, तो 10 के अंदर कितने होंगे? तो 10 के अंदर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 10 गुना में 60, 600 सेकंड। तो अभी हमने पढ़ा था, हमारे पास समीकरण क्या था? I इज इक्वल टू क्यू बटा में टी। I इज इक्वल टू क्यू बटा में टी। तो यहाँ से अगर हम टी को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू आई इंटू में टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो I क्या है हमारा? 0.5, और इसमें क्या है हमारे पास? 600। तो 0.5 को जब हम 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? 10, और जब वैल्यू कट जाएगी तो हमारे पास विद्युत आवेश क्या आ जाएगा? हमारे पास 300 कूलम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि विद्युत आवेश कितना बह रहा है? 300 कूलम बह रहा है। आइए अब हम आगे जानते हैं कि जब विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर बहता क्यों है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर मैं एक टैंक के अंदर पानी को भरकर रख दूं और मैं सोचूं कि वो उसके आसपास रखी हुई बाल्टी अपने आप भर जाए, ऐसा तो नहीं होगा। उस टैंक के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो कोई पाइप लगाना पड़ेगा, या फिर उस टैंक को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर दबाव बन सके पानी का, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर बह सके। इसी तरह से विद्युत आवेश को भी एक विभवांतर चाहिए होता है, एक दाब चाहिए होता है, जिसके कारण वह एक जगह से दूसरी जगह पर बह सके। तो उस दाब को विद्युत की परिभाषा में क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है। तो विद्युत विभव क्या है? एक ऐसा दाब जिसके कारण विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर बहने की कोशिश
करता है और विद्युत आवेश हमेशा ज्यादा विभवांतर वाली जगह से कम विभवांतर वाली जगह पर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जब मुझे एक विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए जो कार्य करना पड़ा, उस दाब को पूरा करने के लिए, उस दाब को ओवरकम करने के लिए जो मुझे कार्य करना पड़ा, वो मेरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो विद्युत विभवांतर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो छोर के बीच में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से डिफाइन होता है, जो कार्य किया गया, जो वर्क डन किया गया किसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए, वह हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम V से डिनोट करते हैं। जैसे करंट को I से, चार्ज को Q से डिनोट करते थे, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, V से। और ये देखिए, ये हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन होता है। ये किस तरह से डिफाइन होता है, किसी चार्ज Q को लाने के लिए जो हमने कार्य किया W, तो V जो है वो हमारे किसके बराबर होता है, W अपॉन में Q। जैसे हम चार्ज को कूलम में मापते थे, करंट को एम्पियर में मापते थे, इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। तो आइए समझते हैं कि वोल्ट क्या है। एक वोल्ट एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, जब हमें क्या करना पड़ता है, एक कूलम चार्ज को लाने के लिए एक जूल का कार्य किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, हमारा एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है कि दो छोर के बीच में हम कब कहेंगे कि एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर एक वोल्ट का विभवांतर है, जब एक कूलम चार्ज को लाने के लिए एक जूल का कार्य किया जाएगा। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जब एक कूलम का चार्ज, एक कूलम के चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए एक जूल का कार्य किया जाएगा, तब हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमारा एक वोल्ट के बराबर है। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं इसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमारा दो पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा कार्य है जो हमें किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए करना पड़ता है। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो ये क्या है, हमारा वोल्ट। और एक वोल्ट किस तरह से परिभाषित होता है कि किसी चार्ज, एक कूलम चार्ज को जब हम एक जगह से एक छोर से दूसरे छोर पर लेके आते हैं तो हमें क्या कार्य करना पड़ता है, एक जूल का कार्य करना पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के छोरों के बीच में है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वोल्ट मीटर। जैसे करंट को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते थे, उसी तरह से किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, या फिर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। अब देखिए, आपको ध्यान होगा, हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि एमीटर के यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ए, और वोल्ट मीटर के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी। तो इनको पहचान करने की हमारे पास ये भी एक तरीका हो सकता है कि जिस पर ए लिखा है तो वो किसका है, हमारा एमीटर के लिए है, और जिस पर वी लिखा है वह हमारा वोल्ट मीटर के लिए है। हमने क्या सीखा था, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इस तरह से जब हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो वोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है, पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। इसके बारे में विस्तार में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर भी एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। हमें क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। अगर हमें क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है दो बिंदुओं के बीच में, और हमें क्या कहा हुआ है, 2 कूलम आवेश को हमें लेके जाना है, तो उसके लिए कितना कार्य किया जाएगा। अभी हमने पढ़ा था V जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, W बटा में Q के बराबर होता है। तो अब हमें दिया क्या हुआ है, विभवांतर V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, चार्ज हमें दिया हुआ है 2 कूलम यानी कि 2 कूलम। अगर हम इसी तरह से अपने समीकरण का प्रयोग करें, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, V
इज इक्वल टू W अपॉन में Q। अगर इस समीकरण का प्रयोग किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब मैं इस Q को उधर लेके जाऊंगी तो मेरे पास Q जो है वो इधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू VQ। अगर हम अब देखें, V जो है वो हमारा 12 वोल्ट है और Q जो है वो हमारा 2 है, और 12 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 जूल। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब 2 कूलम चार्ज को 12 वोल्ट के विभवांतर से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जाएगा तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 24 जूल का कार्य कर। आइए विद्युत परिपथ को ड्रॉ करने के नए नए सिंबल्स को समझते हैं। जैसे कि आपने इस स्लाइड में देखा था कि हमने सेल के लिए इस प्रतीक का इस प्रयोग किया था, की के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया था, एमीटर के लिए इसका किया था और बल्ब के लिए इसका किया था। अब आप जैसे जानते हो कि सब बच्चों की ड्राइंग भी अच्छी नहीं होती और हर जगह प्रतीकों को बनाना आसान नहीं होता है, तो इसलिए फिजिक्स में क्या किया गया है, विद्युत के लिए हमारे पास कुछ प्रतीकों को बताया गया है और दर्शाया गया है। उन प्रतीकों को आइए देखते हैं वो क्या क्या है। विद्युत परिपथों का प्रायः ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है, यानी कि आसान होता है, जिससे परिपथ के हम अलग अलग जो हमारे डिवाइसेस हैं उन्हें हम समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है विद्युत सेल। विद्युत सेल के लिए हमने देखो क्या दिखाया है, एक पॉजिटिव छोर दिखाया है और एक नेगेटिव छोर दिखाया है। जब हम दो या दो से अधिक सेल को संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। दो या दो से अधिक, जैसे देखिए इसमें 3 दिखाया गया है। और देखिए जब भी सेल को दिखाया जाता है तो उसकी बीच को नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि बीच में क्या है, हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उससे कोई इससे वायर से नहीं जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विच, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, कुंजी भी कहते हैं या फिर की भी कहते हैं। अगर खुली हुई है तो इसके बीच में कुछ भी नहीं होगा, ये खाली होगा। और अगर जुड़ी हुई है, अगर स्विच ऑन है, तो हमारा जो कुंजी है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यानी कि उसे बीच में से क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, उसके अंदर एक डॉट बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तार संधि। जब दो तारों को आपस में जोड़ा जाता है तो हम किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। बिना संधि के तार और क्रॉसिंग, जब तारे जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस तो कर रही होती हैं लेकिन एक दूसरे को अंदर टच नहीं कर रही होती। सपोज करो तुमने दो प्लास्टिक की तारे ली जो प्लास्टिक से लिपटी हुई थी और दोनों आपस को टच तो कर रही हैं, लेकिन जो उनके अंदर का चालक है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग का कहलाएगा। दूसरा अगला हमारा जो प्रतीक है वो है हमारा विद्युत बल्ब का प्रतीक। इसे एक तरह से डब्ल्यू के आकार में देखा जाता है। अगर आप बल्ब को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदर की तरफ इस तरह का जो प्रतीक है वो दिखाई भी देगा, तो उसे देखकर ही इस प्रतीक को बनाया गया है। प्रतिरोधक अभी हम अगले आने वाली कक्षाओं में करेंगे। प्रतिरोधक जो है एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, वो हमारा क्या है, प्रतिरोधक। उसे इस प्रकार दर्शाया जाता है, प्रतिवर्ती प्रतिरोधकता, मतलब कि कितना वो रोकेगा, जैसे परिवर्तित किया जा सकता है कि अगर हमें सपोज करो हमें थोड़ा सा करंट रोकना है तो हम क्या करेंगे, प्रतिरोधक को कम कर देंगे। अगर हमें ज्यादा करंट रोकना है, ज्यादा विद्युत धारा को रोकना है, तो हम प्रतिरोधक को बढ़ा देंगे, जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। वह हमारा कहलाता है प्रतिवर्ती प्रतिरोधक। अगला जो है वो क्या है, हमारा एमीटर। एमीटर का हमने अभी देखा भी था पिछले वाले चित्र के अंदर। एमीटर को ए से दर्शाया जाता है क्योंकि उसकी यूनिट क्या होती है, ए एम्पियर। और इसकी जो स्पेलिंग भी है वो भी देखोगे ए से स्टार्ट होती है, तो इसलिए किससे लिखा जाता है, इसे ए से लिखा जाता है। और अगला आता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यानी कि वी। वी हमने अभी पढ़ा था। वी जो है, इसे एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है, पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगली कक्षा में हम और विद्युत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, प्रतिरोधकता के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।